केमिकल इक्वेशंस जो हम लोगों ने देखा, इसको अब बैलेंस करना सीखेंगे। अब बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज कोई भी केमिकल इक्वेशन आपका एक लॉ फॉलो करता है। द लॉ इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल है। ये बताता है कि मास को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वैसा ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस में जितने मास से आप शुरू कर रहे हैं उतना ही मास आपको एंड में भी आना चाहिए। इसका मतलब कि जो जितना आपका टोटल जितना आप रिएक्टेंट है उसको आप वे कीजिए, मान लीजिए 10 ग्राम है तो आपका प्रोडक्ट भी 10 ग्राम आना चाहिए। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। वेरी सिंपल। नाउ ये केमिकल इक्वेशन में इसका कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। मोल्स आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, तो यहाँ पे इसीलिए पीछे जाके फिर मोल्स डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। जिसको नहीं पता है वो जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का एटम वो रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है। पूरा ऑक्सीजन कहीं एक जगह भी हो सकता है और ऑक्सीजन किसी एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो किसी कंपाउंड के अंदर भी हो सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में आपका 3 एटम ऑक्सीजन का है, कैल्शियम का 1 एटम है और कार्बन का 1 एटम है। ठीक है, तो जितने मोल्स आपके ऑक्सीजन एटम्स के हैं रिएक्टेंट में उतने ही मोल्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। इतना ही है। यही चीज सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। जितने भी, मान लीजिए कि रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड। सेम गोज फॉर ऑक्सीजन, सेम गोज फॉर ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस होता है। ठीक है, कि जितने मोल रिएक्टेंट में है उतने ही मोल्स आपके प्रोडक्ट में भी है। इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग करते कैसे हैं? बैलेंसिंग में इतना ही सिर्फ देख लेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर है कि नहीं। एक पिक्टोरियली इस चीज को आप विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वाटर दे रहा है। हाइड्रोजन के, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मान लीजिए ये जो ब्लैक स्फीयर्स जो हैं वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक H एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम। रेड वाला ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन का एक, तो ये O2 हो गया, ये H2 हो गया। आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के स्फीयर्स आ जाएंगे, मोल्स, एटम्स, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह एक मोल, अगर हम इसको एक मोल भी बोल सकते हैं H2O को, तो एक मोल H2O में 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होल्ड कर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे तो 2 स्फीयर्स थे ना, ऑक्सीजन के 2 स्फीयर्स थे, कहाँ गया? तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। हाँ, हाइड्रोजन देखिए बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस्ड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसका हम बैलेंस करके रखे हैं। बैलेंस कैसे करेंगे ये आगे वाले वीडियो में देखेंगे, बट बैलेंस जब हो चुका है ये देखिए कैसा दिखेगा। 2H2 + O2 gives 2H2O। मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये रहा पहला मॉलिक्यूल जिसमें 2 H एटम्स हैं, ये रहा दूसरा। टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए? 4। 2 मॉलिक्यूल में 4, 2 एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो यहाँ 2 स्फीयर्स हम दिखाए हैं। वाटर का देखिए, अब एक था तो नहीं हो पा रहा था, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आ जाता है तो देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने स्फीयर्स हैं? 4।
राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने स्फीयर्स हैं, यहाँ भी 4 है, तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस्ड हो गया है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड होना चाहिए कि ऑक्सीजन है कि नहीं, बिकॉज सिर्फ एक का लेके नहीं कर सकते, सारे एलिमेंट्स को, सारे एटम्स को हमको बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन का भी करना होगा और ऑक्सीजन का भी करना होगा। अगर यहाँ पे कोई और होता, कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन तो है ही, सल्फर, कुछ भी अगर होता तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड को हमको बैलेंस करना होता। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस करेंगे, क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये एक बॉल कहाँ गया, यहाँ तो एक ही है, एक ये जो स्फीयर है ऑक्सीजन का कहाँ गया, नहीं गुम हो सकता, इसीलिए बैलेंस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया, तो ये हुआ आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है अनबैलेंस्ड, तो ये इनकम्प्लीट है, ऐसे रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाई हो जा रहा है, लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है, तो ये है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जितने भी इक्वेशंस आप अपने केमिस्ट्री में देखेंगे सबको बैलेंस करना ज़रूरी होता है, बिकॉज बैलेंसिंग बिना कोई भी रिएक्शन नेचर में नहीं हो सकता, मास का लॉस नहीं हो सकता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मास और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसीलिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आगे देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, बट इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे कि आपको एक इंट्यूशन आ सकता है कि कैसे आप किसी चीज़ को बैलेंस करेंगे। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि केमिकल इक्वेशंस क्यों बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ यू वांट मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम और डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं, प्लीज़ गो टू आवर चैनल acadness.com। वहाँ पे आपको और डिटेल्स इसी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपको मिलेगा। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।